हाँ, तो मैं यहाँ जो है पैबंद लगाना या रोपण बता रहा था। तो इस विधि में, पौधों की इस कृत्रिम विधि में, पहले बुरे लक्षण वाले पौधों को लिया जाता है और इस बुरे लक्षण वाले यानी घटिया लक्षण वाले पौधे में सुधार करने के लिए अच्छे लक्षण वाले पौधे का एक तना काट लिया जाता है और इस तने को घटिया लक्षण वाले तने के ऊपर ऐसे क्रॉस लगा करके, ऐसे काट करके अच्छे लक्षण वाले तने को यहाँ पास जोड़ दिया जाता है। ये वाला तना यहाँ पास ला करके जोड़ दिया जाता है। कुछ इस प्रकार से ये है अच्छे लक्षण वाले पौधे का तना। अच्छे लक्षण वाले पौधे का तना, ठीक है। अब उसके बाद इसको यहाँ पास जोड़ने के पश्चात जो है इसको मोम या मिट्टी से यहाँ पास लेप लगा दी जाती है। उसके बाद इसको धागे से ऐसे से बांध दिया जाता है। कुछ समय बाद यानी कुछ महीने बाद ये एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और इसके जाइलम फ्लोएम आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं और इसका लक्षण जो है अच्छा हो जाता है। घटिया लक्षण वाले पौधे का लक्षण में सुधार आ जाता है, ठीक है। और फिर जो इससे फल पुष्प वगैरह निकलेंगे वो अच्छे लक्षण वाले निकलते हैं। इसीलिए इस प्रकार से पायबंद लगाने की विधि होती है जिससे पौधों के लक्षण में परिवर्तन किया जा सकता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं शाखाबंध विधि। शाखाबंध विधि भी कुछ पायबंद लगाने की विधि की तरह ही होता है, ठीक है, लेकिन इसमें जो विधि होती है कुछ अलग होती है। इससे सेम ऐसी विधि होती है लेकिन कुछ अलग होती है। जैसा कि देखिए आप, शाखाबंध विधि। शाखा बंध विधि, इसमें क्या होता है, सेम वही प्रोसेस है। पहले बुरे लक्षण वाले पौधों को लिए जाते हैं, इसका लक्षण घटिया है। ये है घटिया लक्षण वाले पौधे। घटिया लक्षण वाला पौधा, ठीक है। यह है घटिया लक्षण वाला पौधा और दूसरा है अच्छे लक्षण वाला पौधा। इसकी जड़ है
यह इसका एक तना ऐसे आता है, ये घटिया लक्षण वाला पौधा है, ये अच्छे लक्षण वाला पौधा है। पौधा अब देखिए, जैसा कि हेडिंग आप देख रहे हैं, शाखा बंध विधि द्वारा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तो शाखा बंध नाम से ही समझ में आ रहा है, तो ये अच्छे लक्षण वाले पौधे की शाखा और घटिया लक्षण वाले पौधे की शाखा को यहाँ से बीच से छील दिया जाता है, ऐसे करके इसको यहाँ छील देते हैं, छिलका इसका ऊपर का हटा देते हैं, परत इसके ऊपर की तने की, और इसको हटाने के बाद जो है इसको एक दूसरे में ऐसे चिपका दिया जाता है, सटा दिया जाता है। उसके बाद इसको एक दूसरे से जोड़ने के बाद मान लीजिए ऐसे जुड़ जाता है, ये कुछ इस प्रकार से ऐसे। अब ये दोनों शाखाएं एक दूसरे से जोड़ने के बाद इस पर भी मिट्टी के यहाँ लेप लगा दिया जाता है। ऐसे मिट्टी का लेप लगाने के बाद इसको धागे से ऐसे ऐसे कुछ इस प्रकार से बांध दिया जाता है। अब इसको ऐसे बांधने के बाद इसको महीनों भर छोड़ दिया जाता है। महीने के बाद देखते हैं कि इसकी शाखाएं एक दूसरे से जुड़ जाती है, कुछ इस प्रकार से लगता है कि ये एक ही पौधे की शाखा हो। अब अच्छे लक्षण वाले पौधे के तने को यहाँ से काट दिया जाता है और बुरे लक्षण वाले पौधे का तना, जो ये तना है, इसको ऊपर से ऐसे काट दिया जाता है। मतलब कि अच्छे लक्षण तना यहाँ जाता है, बुरे लक्षण तना ये है पौधे का तना। तो अच्छे लक्षण वाले पौधे का तना इधर से काट कर हटा देते हैं और घटिया लक्षण वाले तने का पौधा यहाँ से काट कर हटा दिया जाता है। अब यहाँ पास बुरे लक्षण वाले पौधे का जो तना है, इस पर अच्छे लक्षण वाले पौधे का तना यहाँ पास लगा हुआ है। अब इसके कारण ही इसके लक्षण में परिवर्तन हो जाता है। इसी विधि को शाखाबंध विधि कहते हैं और इस पौधे के लक्षण में सुधार हो जाता है और ये नए तने का निर्माण करता है और इस पर नए लक्षण वाले पुष्प या फल का निर्माण होने लगता है। इसी विधि को शाखाबंध विधि कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग है दाब लगाना विधि। ये भी कृत्रिम वर्धी जनन का ही एक विधि है पौधों में जनन कराने की। इस विधि का नाम है दाब लगाना। दाब लगाना। कृत्रिम वर्धी जनन। दाब लगाना कृत्रिम वर्धी जनन। अब इस विधि द्वारा जो पौधों में कृत्रिम जनन कराया जाता है उससे मातृ पौधे से एक संतति पौधे का निर्माण कैसे होता है यहाँ पर बताया जाएगा। ठीक है। देखिए इधर
ये कुछ इस प्रकार से होता है। मान लीजिए कोई पौधा है, ये कोई पौधा है, इसकी 2 शाखाएं निकली हुई हैं कुछ इस प्रकार से। इसकी शाखाएं निकली हुई हैं। अब ये शाखा जो होती है, 1 मिनट, पौधा है, इसकी शाखा जो होती है नीचे की ओर ऐसे मुड़ जाती है, मोड़ दी जाती है, मुड़ नहीं जाती, मोड़ दी जाती है ऐसे कुछ इस प्रकार से। ऐसे मोड़ दी जाती है, वो इसलिए क्योंकि इसी तरीके का दूसरा पौधे का जन्म कराया जा सके, बनाया जा सके। अब इसके तने को इस प्रकार से मोड़ने के बाद इसको यहाँ से ऐसे छील दिया जाता है, इसका छिलका ऊपर का हटा दिया जाता है, जो परत होती है इसके ऊपर, जो इसकी लेयर होती है, इसको भी यहाँ से ऐसे चाकू से हटा दिया जाता है। अब उसके बाद इसको ज़मीन पर यानी भूमि पर लगाने के बाद इस पर मिट्टी से ऐसे इसको बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर ऐसे मिट्टी से इसको भूमि में इसको ऐसे लगा दिया जाता है और कुछ महीनों बाद इसमें यहाँ से जो इसके छिला हुआ भाग है, यहाँ से अपस्थानिक जड़ें निकलने लगती हैं। जो पतली पतली जड़ें होती हैं, अपस्थानिक जड़ें यहाँ से निकलने लगती हैं और इसको भूमि में लगाने के पश्चात इस पर लगातार पानी डालते रहना चाहिए, क्योंकि नमी बनी रहेगी तभी इसके लिए, इस शाखा के लिए, इस शाखा के पुनर्निर्माण के लिए अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न होगी। या फिर बरसात के समय में ऐसे किया जाए तब अनुकूल परिस्थिति इसके लिए होगी। अब जब लगातार यहाँ नमी बरकरार रहेगी तो इस कटे हुए भाग से जो दबा हुआ है ज़मीन में, भूमि पर, अपस्थानिक जड़ें निकलने लगती हैं, जो धीरे धीरे इस तने का निर्माण करती हैं खाद्य पदार्थों को लेकर के। कुछ ऐसे ऐसे करके पौधे का निर्माण हो जाता है और कुछ समय बाद यह अपने मातृ पौधे से अलग हो जाता है और दूसरे पौधे को जन्म देता है। लेकिन इस मातृ पौधे से जो संतति पौधा है ये अपनी मातृ पौधे के समीप ही रहता है, दूर नहीं फैलता। इस प्रकार के पौधे में जनन की विधि को दाब लगाने की कृत्रिम वर्धी जनन कहते हैं। दाब लगाना मतलब इसके तने में दाब लगा करके छिलके को हटा करके भूमि में दबा दिया जाता है और यहाँ नमी बरकरार रखी जाती है, जिससे इसके कटे हुए भाग से अपस्थानिक जड़ निकलने लगती है और एक दूसरे पौधे का निर्माण हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को ही दाब लगाने की कृत्रिम वर्धी जनन कहते हैं। और नेक्स्ट हमारी हेडिंग है बूंद लगाना या गुटी बंधन।
गुटी बंधन। गुटी बंधन विधि, ये सेम जो है आपने जैसे पायबंद पढ़ा था वैसे गुटी बंधन विधि होती है। यानी कि अच्छे लक्षण और बुरे लक्षण, यानी जो बुरे लक्षण वाले पौधे हैं उनके लक्षण परिवर्तन करने के लिए अच्छे लक्षण वाले पौधे के तने को इसमें जोड़ दिया जाता है। मान लीजिए कोई ये बड़ा पौधा है, पेड़, इस पर ऊंचाई पर कोई तना निकला हुआ है, तो ये मान लीजिए अच्छे लक्षण, ये घटिया लक्षण वाला पौधा है। पौधा, और इसके घटिया लक्षण वाले पौधे के किसी तने पर अच्छे लक्षण वाले पौधे के तने को, जैसे कि ये मान लीजिए कोई अच्छे अच्छे लक्षण वाला पौधा है, तना है, इसको यहाँ पर ऐसे जोड़ दिया जाता है, कुछ ऐसे करके, ऐसे करके जोड़ दिया जाता है और इस पर भी मिट्टी लगा दी जाती है और इसे ऐसे ऐसे बांध दिया जाता है। अब तो यहाँ नमी बरकरार रखने के लिए मान लीजिए ये पौधा का कोई तना है, इस पर एक घड़े को लटका दिया जाता है। डोरी से बांध कर घड़े को लटका दिया, इसमें पानी भरा होता है जो बूंद बूंद के रूप में इस भाग पर गिरता रहता है और इसमें नमी बनती रहती है और कुछ समय बाद जो है नमी बरकरार रहती है जुड़ने के लिए इसके, और कुछ समय बाद इसके लक्षण में परिवर्तन हो जाता है। इसे हम गुटीबंध विधि कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, तो समझिए अलैंगिक जनन क्या होता है। अलैंगिक जनन अलैंगिक जनन जो होती है जनन की बहुत ही सामान्य विधि होती है। अलैंगिक जनन की बहुत ही सामान्य विधि होती है। इस विधि में जो जीव आते हैं, जिन जीवों में यह जनन की विधि क्रिया होती है, वह जीव एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय हो सकते हैं, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय हो सकते हैं। इस प्रकार के जनन में एक ही जाति का वयस्क जीव अपने ही जैसे जीव को या संतान को उत्पन्न करता है। एक ही जाति का वयस्क जीव अपने ही जैसी संतान को उत्पन्न करता है और पैतृक लक्षण में, उस संतान के पैतृक लक्षण में और संतान के लक्षण में कोई भिन्नता नहीं होती है, कोई भिन्नता नहीं पाई जाती है। अर्थात इनमें युग्मक समान
इसमें युग्मक का कोई कार्य नहीं होता है। ठीक है, अर्थात ऐसे जीव से जो दूसरे जीव का निर्माण होता है वह उसके क्लोन कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आकशेरुकी जीव किन्हें कहते हैं? जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, जैसे कि केचुआ, जोंक। ये जीव जो होते हैं आकशेरुकी होते हैं और इनसे उत्पन्न संतान भी इनके ही जैसी होती है और इनके लक्षण में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि पिता और संतति के लक्षण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दो जैसे पिता के लक्षण आएंगे सेम वैसे ही संतान के लक्षण रहेंगे, कोई अलग से कोई लक्षण इनमें नया लक्षण देखने को नहीं मिलता है। ऐसे जीव को कहते हैं क्लोन और यह मुख्यतः अलैंगिक जनन की क्रिया द्वारा होता है। अब बात करते हैं अलैंगिक जनन के प्रकार की। अलैंगिक जनन 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है द्विविभाजन। दूसरा होता है बीजाणु जनन। तीसरा होता है मुकुलन विधि। चौथा होता है विखंडन विधि। या खंडी भवन। विधि। और 5वां होता है कलिका विधि। ठीक है, तो पहले हम क्या पढ़ेंगे? पहला है मतलब अलैंगिक जनन। मैंने बताया कि कैसे जीवों में होता है। अलैंगिक जनन एक जनन की बहुत ही सामान्य विधि होती है। इस प्रकार का जनन जो होता है वो आकशेरुकी जीवों में होता है जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है और इसके अतिरिक्त यह बहुत ही सामान्य विधि होती है। इस विधि में जिस प्रकार के जीवों का में जनन होता है, यह जनन जिन जीवों में होता है वे जीव जो वयस्क होते हैं और वयस्क जीव अपने ही जैसी संतान उत्पन्न करते हैं। पैतृक लक्षण और उनके संतान के लक्षण में कोई भिन्नता नहीं पाई जाती है, दोनों के लक्षण समान होते हैं। ऐसे उत्पन्न जीव के संतान को उसका क्लोन कहते हैं। ठीक है, अब अलैंगिक जनन के कई यहाँ पास प्रकार दिए गए हैं। पहला है द्विविभाजन, दूसरा है बीजाणु जनन, तीसरा है मुकुलन विधि, 5वां है खंडी भवन या फिर खंडन विधि और 5वां है कलिका विधि। तो पहले हम बात करते हैं द्विविभाजन की। द्विविभाजन मतलब कि आकशेरुकी जीव जिनमें द्विविभाजन की विधि द्वारा एक जीव से दूसरे जीव का निर्माण होता है। ठीक है, द्विविभाजन हेडिंग से समझ में आ रहा है। द्विविभाजन कैसे? मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं
अमीबा की। अमीबा ये है अमीबा। आपको पता होगा अमीबा जो होता है वह आकशेरुकी होता है। अमीबा में कोई रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, ये आकशेरुकी होता है। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, यह किसी भी आकार को ग्रहण कर सकता है। पहला लक्षण इसका ये होता है। और अमीबा के बीच में एक केंद्रक पाया जाता है, आप जानते होंगे, केंद्रक, न्यूक्लियर। केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। और अमीबा के बारे में कुछ और मैं बताना चाहता हूँ। ये अपना भोजन जो है कैसे ग्रहण करता है, इसके ना मुंह होते हैं, ना नाक होता है, ना कान होता है, कुछ नहीं होता। तो अमीबा जो है अपना भोजन, मान लीजिए इसका फूड है, भोजन है ये भोजन, तो इसको ये ग्रहण करने के लिए अपने शरीर के कुछ भाग को इस प्रकार से बाहर निकालता है। इसे हम स्यूडोपोडिया कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं पादाभ। ये क्या है? पादाभ। पादाभ। और इसके द्वारा ये एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता भी है, भोजन को भी ग्रहण करता है। भोजन कैसे ग्रहण करता है समझ लीजिए। अमीबा अपने शरीर के कुछ भाग को बाहर की ओर ऐसे निकालता है और इस फूड को ऐसे बंद कर लेता है, ये ऐसे। इस प्रकार से यह फूड इसके शरीर के अंदर आ जाता है, भोजन, उसको ग्रहण कर लेता है। दूसरी बात, यह अमीबा एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता कैसे है? ये अपने सीडोपोडिया को ऐसे निकालता है और आगे के भाग में फैलाकर इसे चिपका लेता है और खिसक जाता है। किसी भी दिशा में ये इसको बना सकता है, ठीक है। अमीबा की यहाँ बात की जा रही थी, तो द्विविभाजन विधि में, अलैंगिक जनन की द्विविभाजन विधि द्वारा कैसे एक अमीबा से दूसरे अमीबा का जन्म होता है, यहाँ हम जानते हैं कि अमीबा के बीच में केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। तो केंद्रक ही उसकी जान होती है। मान लीजिए दूसरा अमीबा है, इसका केंद्रक ये है, हम इसके केंद्रक से नहीं बल्कि केंद्रक के अगल बगल भाग से इसको ऐसे काट देते हैं। मान लीजिए इसका 50 टुकड़ा हो गया है, तो इसका सभी टुकड़ा जो है निर्जीव हो जाएगा। मतलब निर्जीव मतलब कहने का ये मृत हो जाएगा, मरा हुआ भाग हो जाएगा, जो कटा हुआ भाग है। और जितने में केंद्रक रहेगा वही भाग जीवित रहता है, ठीक है। तो अमीबा को यदि उसके केंद्रक से उसके 50 टुकड़े किए जाएं, यानी कि अमीबा के प्रत्येक टुकड़े में केंद्रक का प्रत्येक टुकड़ा उपस्थित हो, तो अमीबा से, मान लीजिए इसके केंद्रक से हो करके अमीबा के 50 टुकड़े किए जाते हैं, तो इसके 50 टुकड़े में केंद्रक के भी एक एक टुकड़े होते हैं, तो 50 अमीबा का निर्माण हो जाता है। इसी विधि को द्विविभाजन विधि कहते हैं। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए फिर से एक बार। अमीबा है, केंद्रक है, अब इससे दूसरा अमीबा का जन्म होना है, तो पहले अमीबा का केंद्रक दो भागों में बंट जाता है, कुछ इस प्रकार से। ऐसे दो भागों में बढ़ जाता है। फिर उसके बाद अमीबा का शरीर बंटना स्टार्ट होता है। कुछ इस प्रकार से। और इसका एक केंद्रक जो है यहाँ रह जाता है और दूसरा यहाँ आ जाता है, और बाद में ये अपनी मातृकोशिका, ठीक है, जनक अमीबा, ये जनक अमीबा है, जनक, और यह है संतति अमीबा।
ये संतान अमीबा है। तो इस प्रकार से इसका एक केंद्रक यहाँ जाता है, दूसरा केंद्रक इसके दूसरे भाग में चला जाता है और ये कुछ इस प्रकार से अलग हो जाता है। इस प्रकार दो अमीबा का जन्म हो जाता है, पहला ये, दूसरा ये। इसी प्रकार से दो भाग होंगे, ऐसे ऐसे 4 अमीबा बन जाएगा इससे। इस प्रकार की विधि को द्विविभाजन विधि कहते हैं, यानी कि एक अमीबा से 2 अमीबा का निर्माण द्विविभाजन विधि कहलाता है। मैंने आपको बताया था कि अलैंगिक जनन में एक वयस्क जीव अपनी ही जैसी संतान, एक वयस्क जीव अपनी ही जैसी, मान लीजिए क्या है, एक वयस्क जीव अपनी ही जैसी संतान उत्पन्न करता है। पिता के लक्षण में और संतान के लक्षण में कोई भिन्नता नहीं पाई जाती है, दोनों के ही लक्षण समान होते हैं, अर्थात ये इसका क्लोन कहलाता है। क्लोन मतलब होता है हम शकल, क्लोन कहलाता है। ठीक है, और आपको पता ही, मैंने बताया कि ये अकशेरुकी होते हैं, इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। और इस प्रकार का जनन एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय जीवों में होता है। ये अलैंगिक जनन की द्विविभाजन विधि है। अब बात करते हैं बीजाणु जनन विधि। दूसरा है बीजाणु जनन विधि। मतलब कि कुछ जीवों में एक जीव से दूसरे जीव के निर्माण के लिए बीजाणु की जरूरत होती है, बीजाणु से ही दूसरे जीव का निर्माण होता है। ठीक है, यानी कि बीजाणु जो होता है, बीजाणु जनन के द्वारा दूसरे जीव का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं एल्गी। आप एल्गी जानते होंगे, जिसे हम हिंदी में शैवाल कहते हैं। ये बरसात के समय में बहुत ही ज़्यादा हम आपको देखने को मिलता है। ये एल्गी जो होता है एक जगत है, इसमें जो शैवाल आता है जैसे कि यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, ठीक है, तो हम यूलोथ्रिक्स की बात करते हैं। यूलोथ्रिक्स जो होता है वो एक शैवाल है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम यूलोथ्रिक्स का एग्जाम्पल देते हैं। चलिए यहीं बता देते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, उदाहरण हो जाएगा यूलोथ्रिक्स। ठीक है, अब देखिए यूलोथ्रिक्स हम डायग्राम में आपको समझा रहे हैं। यूलोथ्रिक्स कुछ इस प्रकार से दिखता है, दिखने वाला शैवाल होता है। ये सब्सटेंस है, ये कोई आधार वस्तु है जिस पर ये चिपका होता है। ये कुछ इस प्रकार से होता है। अब इसमें बीजाणु जनन कैसे होता है, हम आपको बता रहे हैं बीजाणु जनन इसमें कैसे होता है। इसकी एक कोशिका को बाहर निकाली जाती है, जिसे हम चल बीजाणु भी कहते हैं। इसकी एक कोशिका को हम बाहर निकाल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये इसकी एक कोशिका है।
कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, ये दूसरे स्टेप में दिखा रहा हूं मैं। ये केंद्रक भाग है जो अगल बगल के साइटोप्लाज्म के कारण ये गोलाकार ले लेता है। जब बीजाणु उत्पन्न करना होता है तो इसकी कोशिका के अंदर जो केंद्रक है, ये इसमें उपस्थित जो वाइट रंग का साइटोप्लाज्म है, इसके कारण ये अपने ऊपर इसको लगा लेते, इसके कारण ये गोल हो जाता है, गोल आकार का हो जाता है। और इसका केंद्रक जो होता है 2, 4, 8, 16 भागों में बट जाता है, ये कुछ इस प्रकार से। और इस केंद्रक का प्रत्येक टुकड़ा स्पोर बनाता है। बीजाणु बनाता है, हिंदी में बीजाणु कहते हैं, इंग्लिश में स्पोर कहते हैं इसे। ऐसे ये संख्या में काफ़ी होते हैं, 1-2 नहीं होते हैं। और अब ये स्पोर जो होता है ये अनुकूल वातावरण में अंकुरित होकर के इससे बाहर निकल आता है। जैसे मान लीजिए दूसरा मैंने बनाया, ऐसे ये फट जाता है और यहाँ से स्पोर ऐसे बाहर निकलने लगते हैं। ये फ्लैजिला है, ये जो दोनों भाग होते हैं इसके फ्लैजिला, जिसकी सहायता से पानी में तैर करके आगे की ओर जाता है। और ये कुछ समय तक बीजाणु के रूप में पानी में तैरता है और एक अनुकूल वातावरण के दौरान ये किसी आधार वस्तु से चिपक करके एक नए यूलोथिस को जन्म देता है। तो जो बीजाणु होता है, आप ध्यान दीजिए, बीजाणु हल्का होता है, छोटा होता है, ठीक है। अब हम बीजाणु का एग्जाम्पल आपको जो है यूलोथिस में दे रहे हैं, जो एक शैवाल होता है। तो यूलोथिस की एक कोशिका मैंने ली, ठीक है, इसको समझाने के लिए। अब ये कोशिका का जो केंद्रक है ये अगल बगल के साइटोप्लाज्म को अपने ऊपर लगा करके गोल आकार ले लेता है। इसके अंदर केंद्रक जो होता है वो 2, 4, 8, 16 भागों में बढ़ जाता है। इसका प्रत्येक टुकड़ा जो है स्पोर का निर्माण कर लेता है। अब ये स्पोर जब अनुकूल वातावरण होता है, बरसात का समय जब होता है, अनुकूल वातावरण होता है, तब इसके ऊपर का जो झिल्ली होता है वो पतली होती है, वो फट जाती है फूल करके, और ये स्पोर बाहर पानी में निकल आते हैं और कुछ समय तक ये पानी में तैरता रहता है और किसी आधार वस्तु से चिपक करके एक नए यूलोथिस को जन्म देता है। तो ये बीजाणु जनन द्वारा ही एक बीजाणु से कई यूलोथिस बने। अब जैसा कि मैंने बताया, मान लीजिए ये एक बीजाणु है, ये आ गया। अब इसी प्रकार से मान लीजिए इसमें 100 बीजाणु हैं, इस तरीके के 100 स्पोर हैं, तो 100 यूलोथिस का निर्माण यहाँ पास हो जाता है। यानी एक कोशिका से जो स्पोर निकलते हैं वो सैकड़ों के संख्या में, लगभग कई संख्या में कई निकलते हैं और ये नए यूलोथिस को इस प्रकार से जन्म देते हैं, क्योंकि ये भी एक अकशेरुकी पौधा है, ठीक है। ये हो गया आपका बीजाणु जनन द्वारा जीवों के निर्माण की विधि।